This GST कंप्लीट conference किया, will हमने now be TDS कंप्लीट recorded. किया. नाउ वी हैव टू कंडक्ट पेरोल क्लासेस. तो पेरोल क्लासेस करने के लिए सबसे पहले आप लोग हमें बताओगे कि पेरोल होता क्या है, किस लिए मेंटेन करते हैं, पे स्लिप होता क्या है, चलो ये बताओ. तो पे स्लिप क्या होता है? हमारा एक जो कंपनी सैलरी पेड करता है उसका एक डॉक्यूमेंट प्रूफ है. फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि हमारे पास 2 इयर्स का एक कंपनी का एक्सपीरियंस है, तो उसके बेसिस में हमें ज्यादा सैलरी देना चाहिए. तो आप अपना जो एक्सपीरियंस है उसे कैसे प्रूफ करोगे? तो प्रूफ करने के लिए बहुत सारा वे है. आइदर आप पे स्लिप शो करोगे, आइदर आप अपॉइंटमेंट लेटर शो करोगे, आइदर आप बैंक स्टेटमेंट शो करोगे. तो ऐसा कोई भी ये आपको शो करना पड़ेगा जिसके थ्रू आपका जो एक्सपीरियंस है वो काउंट किया जाएगा. अदरवाइज क्या है कि आपका एक्सपीरियंस जो है वो काउंट नहीं होगा. सेकेंडली, कोई भी एक्सपीरियंस अगर आपके पास होता है लेस देन 6 मंथ का, 3 मंथ, 4 मंथ, 2 मंथ, तो उसको आप सीवी में दिखाओ ही मत, उसको सीवी में नहीं दिखाना चाहिए. तो अगर हमारा 6 मंथ से ज्यादा का एक्सपीरियंस है देन ओनली आप उसको दिखाओ सीवी में, और उसका प्रॉपर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए आपके पास कि आई हैव वर्कड हियर, आई हैव गॉट दिस मच ऑफ सैलरी. तो अब क्वेश्चन आता है कि जब आप, अब थोड़ा सा अपने आप को आप किसी कंपनी के अकाउंटेंट के हिसाब से सोचो. आप अपने आप को किसी कंपनी के अकाउंटेंट के पोजीशन पे रखकर सोचो, और यहाँ पे जो बाकी सारे लोग हैं वो उस कंपनी के एम्प्लॉय है. तो जब आप एम्प्लॉय को सैलरी पेड करोगे तो क्या एंट्री पास करोगे? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक. तो पता ये चला कि ये एंट्री हमारा प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं पे एग्जिस्ट ही नहीं करता है, कोई यूज ही नहीं है, सिर्फ ऐसे ही सीखने के लिए हम लोग करते हैं. तो यहाँ पे जो आप लोग वर्ड यूज कर रहे हो सैलरी, यहाँ पे जो आप लोग वर्ड यूज कर रहे हो पे स्लिप, उसका बहुत स्टोरी है. तो पहले हम लोग वो स्टोरी को समझते हैं, देन हम लोग जाकर के काम करेंगे कि कैसे हम लोग वो पे स्लिप में काम करेंगे. तो उसके लिए हम लोग एक एक्सेल फाइल ओपन करते हैं. एक्सेल फाइल ओपन करने के बाद पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं व्हाट इज पे स्लिप. देन तो हम लोग को पे स्लिप के बारे में आइडिया होगा, तब तो हम लोग उसका यूज करेंगे. तो नॉर्मली क्या होता है कि हमारा जो पे स्लिप होता है वो कुछ इस तरह से होता है. हेड्स, देन अमाउंट. तो नॉर्मली क्या होता है कि आप लोग जो वर्ड यूज करते हो सैलरी, जब किसी कंपनी में आपका ज्वाइनिंग होता है ना, तो वो क्या करता है कि जो आपका सैलरी फिक्स हुआ है 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, तो वो सैलरी को वो कंपनी, वो अकाउंटेंट, वो एचआर डिफरेंट डिफरेंट हेड्स में ब्रेक करता है. और वो हेड्स बहुत सारा हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ सैलरी. तो मैं कुछ कॉमन हेडिंग्स लिखता हूं, जैसे होगा ही होगा, देन बताया था मैंने क्या होता है सर, कब बताया था आपने, अभी कहां से याद रहेगा हम लोग को. तो बताओ क्या है दी अर्नेस अलाउंस, हिंदी में क्या बोलते हैं, एक्चुअल में क्या है? वेरी गुड.
HRA मतलब हाउस रेंट अलाउंस। तो आपको कंपनी जो है वो हाउस नहीं दे पा रहा है, उसके बदले में आपको हाउस रेंट अलाउंस पेड कर रहा है। देन फॉर एग्जांपल ट्रैवलिंग अलाउंस, जिसको आप लोग बोल सकते हो टीए। देन तो ये जो आपका सैलरी है, ये सैलरी को कितना हेड में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और कौन से हेड में कितना अमाउंट का ब्रेकअप दिया जाएगा, ये फुल्ली कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। कंपनी के एचआर के ऊपर डिपेंड करता है, कंपनी के अकाउंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो कंपनी ने बोला कि हम जो 15,000 का सैलरी है उसको 5 हेड में डिवाइड करेंगे। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे जाकर 5 हेड बना लिया, जहां पे हमने बोला बेसिक 6,000, डीए 4,000, देन ट्रैवलिंग अलाउंस 3,000, 2,500, 2,500। तो ये हमारा जो है ये एक अमाउंट ऑफ सैलरी बना। तो ये जो अमाउंट ऑफ सैलरी हमारा बना, इसे हम लोग सैलरी के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? इसे हम लोग सैलरी के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? वेरी गुड, क्या बोलते हैं इसे? ग्रॉस सैलरी। तो हम लोग इसे सैलरी के नाम में जो वर्ड टर्म यूज करते हैं वो है ग्रॉस सैलरी। ठीक है, तो ग्रॉस सैलरी हमने बना दिया। तो हमने यहाँ पे बोला कि ये हमारा जो हेडिंग है इसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी, इसको और भी कुछ नाम से जानते हैं। तो इससे हम लोग जिस नाम से जानते हैं वो है ग्रॉस ग्रॉस सीटीसी, और एक हो जाता है ये हमारा। तो एक काम करो, यहां पे लिखो आप लोग टोटल अर्निंग, यहां पे आपने लिखा ग्रॉस सैलरी, और यहां पे लिख दो आपने ग्रॉस सैलरी। तो ये 3 वर्ड हमने यहां पे जाकर के यूज किया। तो अब क्वेश्चन आता है कि इसे हम लोग ग्रॉस सैलरी के नाम से भी जानते हैं, इसे ग्रॉस सीटीसी के भी नाम से जानते हैं, इसे हम लोग टोटल अर्निंग के नाम से भी जानते हैं। तो ग्रॉस सीटीसी का फुल फॉर्म, सीटीसी का फुल फॉर्म, वेरी गुड, कॉस्ट टू कंपनी। एक कंपनी का आपके ऊपर क्या कॉस्ट पड़ रहा है, आपको रखने के लिए क्या कॉस्ट पड़ रहा है, तो कॉस्ट टू कंपनी और ग्रॉस सैलरी। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपका जो टोटल सैलरी 18,000 यहाँ पे सेट किया गया, क्या वो पूरा 18,000 आपको मिल जाता है? नहीं, इससे कुछ डिडक्शन होता है, कुछ कंपलसरी डिडक्शन होता है। तो क्या क्या कंपलसरी डिडक्शन होता है हमारा? तो उसमें हमारा जो डिडक्शन होता है वो होता है प्रोविडेंट फंड, जिसको हम लोग बोलते हैं इन शॉर्ट पीएफ। देन होता है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं ईएसआई या ईएसआईसी, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। और एक होता है प्रोफेशनल टैक्स। तो ये कुछ कंपलसरी डिडक्शन हमारा होता है। तो कितना पीएफ में डिडक्ट हुआ, कितना ईएसआई में डिडक्ट हुआ, तो इसका अपना एक रूल्स रेगुलेशन है, इसका अपना एक रूल्स रेगुलेशन है। बट अभी हम कोई रूल्स में नहीं जाकर के ऐसी कोई अमाउंट पुट अप कर दे रहे। फॉर एग्जांपल 450, 200, 130। तो आपका यहाँ पे जो टोटल डिडक्शन हुआ वो कितना हुआ?
तो ये जो टोटल डिडक्शन आपका हुआ, इससे हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे टोटल डिडक्शन। अब टोटल डिडक्शन के बाद हमारा जो सैलरी बन रहा है वो बन रहा है 18,000 माइनस 780। तो आपका जो अमाउंट बन रहा है वो ये, इसी को हम लोग बोलते हैं नेट सैलरी और नेट सीटीसी। नोट नहीं कर रहे हो ना, हम फाइल नहीं देंगे, छोड़ दो, देखो फाइल दे देंगे, अपने से फाइल ले लेना, हम तो नहीं देंगे। नोट करोगे तो कुछ याद रहेगा। तो ग्रॉस सैलरी और ग्रॉस सीटीसी उससे माइनस हो जाता है हमारा जो आपने टोटल सैलरी घर पे ले गए, दैट इज कॉल्ड नेट सैलरी। और ये जो टोटल 780 बना, ये बना आपका टोटल डिडक्शन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पे स्लिप। उसमें हमारा ओपनिंग एरिया पे कंपनी का नेम रहता है, एम्प्लॉय कोड रहता है, एम्प्लॉय डेजिग्नेशन रहता है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग रहता है, मंथ ऑफ सैलरी रहता है, उसमें आपने कितने दिन प्रेजेंट किया है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन तो रहता ही है, तो वो हम यहाँ पे नहीं दिए हैं। तो सैलरी फॉर द मंथ ऑफ दिस, तो वो हमने जाकर के यहाँ पे डिफाइन कर दिया। ठीक है, पे स्लिप क्या होता है आइडिया हो गया। अब एज एन अकाउंटेंट आप जर्नल एंट्री क्या करोगे सैलरी का, पता है आपको? हाँ, तो आपको एंट्री क्या दिखाना पड़ेगा, आपको एंट्री दिखाना पड़ेगा बेसिक अकाउंट डेबिट, डीएनएस अलाउंस डेबिट, हाउस एंड अलायंस अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पे एक्चुअल में आप लोग एंट्री करोगे सैलरी अकाउंट डेबिट, टू प्रोविडेंट फंड, टू ईएसआई, टू पी टैक्स, टू सैलरी पेबल। और जो सैलरी अकाउंट को डेबिट करोगे उसमें आप कॉस्ट सेंटर बनाओगे और वो सारा हेड को आप डिफाइन करोगे, सारा हेड को आप डिफाइन करोगे कि ये 18,000 जो है वो कितना सारा हेड में ब्रेक हुआ है। तो इतना इजी नहीं है सैलरी का एंट्री। तो सैलरी का एंट्री हमारा इस तरह से होगा कि हम लोग यहाँ पे जो टोटल हम लोगों को मिलेगा, जो हमारा टोटल सैलरी फिक्स हुआ है, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस सैलरी। और ये ग्रॉस सैलरी हमारा जो है वो टोटली कंपनी के डिपेंड करता है, कितना सैलरी देगा आपको, क्या क्या हेड्स होगा, क्या क्या डिटेल्स होगा, तो वो सारा चीज कंपनी डिसाइड करेगा। बट ये जो पीएफ ईएसआई पी टैक्स है, ये ये कंपनी अपने तरह से डिडक्ट नहीं करेगा, ये टैक्सेशन रूल्स रेगुलेशन के थ्रू जाकर के डिडक्ट करेगा। तो हम लोग जो पेरोल में जाकर के पे स्लिप का काम करेंगे वो कैसे करेंगे, अगर हमें वो टैक्सेशन का रूल्स रेगुलेशन ही नहीं पता है, पीएफ का क्या रूल्स है, ईएसआई का क्या रूल्स है, पी टैक्स का क्या रूल्स है, तो वो रूल्स को जानेंगे तब तो जाकर के हम लोग एंट्री कर पाएंगे। तो यहाँ तक सारे लोगों को क्लियर है, ऑनलाइन वाले? यस सर। चलो अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के तरफ। तो नाउ कम्स टू नेक्स्ट पॉइंट, जहां पे जाकर हम लोग एक एक पॉइंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो द फर्स्ट पॉइंट इज so the first point is प्रोविडेंट फंड। क्या होता है, क्या होता है? तो एम्प्लॉय का सैलरी में से डिडक्ट हो जा रहा है, तो सबसे पहले बताओ कि एम्प्लॉय का बेनिफिट है, एम्प्लॉय का लॉस है? बेनिफिट है। कैसे बेनिफिट है? तो बोलता है कि आपके सैलरी में से कुछ अमाउंट डिडक्ट किया जाएगा एज पीएफ बोलकर, आपके अकाउंट में से, आपके सैलरी में से कुछ डिडक्ट किया जाएगा एज पीएफ बोलकर।
और जितना आपके सैलरी में से डिडक्ट किया जाएगा उतना ही अमाउंट जो है वो एम्प्लॉयर अपने तरफ से कंट्रीब्यूट करेगा अदर देन सैलरी। तो अगर आपसे 400 काटा जा रहा है तो 400 एम्प्लॉयर भी देगा वो सैलरी को छोड़कर। तो ये जो 800 होगा, ये 800 को जाकर के आपका एम्प्लॉयर जो है वो प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट में एक अकाउंट ओपन कर देगा और वहां पे जाकर वो डिपॉजिट कर देगा। तो जब तक आप काम करते हो 2 इयर्स, 3 इयर्स, 4 इयर्स, 10 इयर्स, 15 इयर्स, तो आप जब तक काम करते हो वो हर महीने आपके सैलरी में से डिडक्ट होता रहेगा, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता रहेगा और दोनों ही पैसा जो है वो पीएफ डिपार्टमेंट में जमा हो जाएगा। अब जब आप उस कंपनी से रिटायर हो गए या उस कंपनी को 3-4 साल के बाद छोड़ करके आप दूसरे कंपनी में जाओगे तो फिर आपको वो पूरा पैसा रिटर्न मिल जाएगा इंक्लूडिंग सम रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आपका जो प्रोविडेंट फंड जमा होगा उसके ऊपर 8.25%, 8.5% जो करंट रेट अभी देखना पड़ेगा, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलेगा और वो पैसा जो है वो पूरा आपको मिल जाएगा। तो ये है हमारा प्रोविडेंट फंड, विच मीन्स कि एक तरह का सेविंग बेनिफिट है हमारे लिए। हमारा सेविंग ये हो रहा है हर महीने, तो हमें ये करना चाहिए। तो कभी भी किसी कंपनी में ज्वाइन करते हो तो देख लेना कि उस कंपनी में पीएफ ईएसआई देता है या नहीं। हर वो कंपनी जिसमें ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20 एम्प्लॉय है वो कंपनी को पीएफ ईएसआई के लिए कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। फिर भी कुछ कंपनी होते हैं जो नहीं करते हैं, मैक्सिमम करते हैं बट कुछ कंपनी फिर भी नहीं करते हैं। तो आप उस कंपनी में जाओ जहां पे पीएफ ईएसआई का बेनिफिट है। अब आपके सैलरी में से जब पीएफ को डिडक्ट किया जाएगा तो किसके बेसिस में डिडक्ट किया जाएगा, कितना डिडक्ट किया जाएगा, वो एक क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आता है पॉइंट नंबर 1, एम्प्लॉइज डिडक्शन फॉर पीएफ एट द रेट 12% ऑफ बेसिक प्लस डीए तो आपके सैलरी में से वो 12% पीएफ प्लस ईएसआई को, बेसिक प्लस डीए को मिलाकर के डिडक्ट करेगा। बट वहां पे एक और वर्ड लिख दिया, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 1800। तो सबसे पहले ये समझो कि हमारा ये जो हम लोग रूल्स रेगुलेशन पढ़ रहे हैं ये सरकारी कंपनी के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, प्राइवेट कंपनी के लिए पढ़ रहे हैं। सरकारी का पीएफ थोड़ा सा डिफरेंट होगा और बेसरकारी का डिफरेंट होगा। तो आप लोग बेसरकारी के लिए पढ़ लो, अगर सरकारी में जाते हो तो उसमें तो मिल ही जाएगा आप लोग को सैलरी अच्छा खासा। तो बेसरकारी कंपनी में मैक्सिमम जो कंपनी होता है उसमें डियरनेस अलाउंस डीए नहीं होता है, डियरनेस अलाउंस डीए नहीं होता है। तो फिर उस कंपनी में जो बेसिक सिर्फ होगा उसी के ऊपर आपका पीएफ कटेगा। अब क्वेश्चन होता है कि अगर आपका बेसिक या बेसिक प्लस डीए दोनों को मिला करके 1500 या उससे कम होता है, अगर आपका बेसिक या बेसिक प्लस डीए को मिला करके 1500 या उससे कम होता है तो जो अमाउंट होगा उसका 12% डिडक्ट होगा। बट अगर आपका बेसिक या बेसिक प्लस डीए को मिला करके जो अमाउंट होगा वो ग्रेटर देन 15,000 होगा तो फिर वो परसेंटेज में और डिडक्ट नहीं होगा, वो जो डिडक्ट होगा वो फ्लैट 1800 डिडक्ट होगा। ठीक है, तो इसको समझते हैं हम लोग। दो कंपनी है, एक है एम्प्लॉय ए और एक है एम्प्लॉय बी। एम्प्लॉय ए का बेसिक है, बोलो
আবার কবে দেখা হবে? সার্টিফিকেট দেবো না। কি হয়েছে তাহলে 2 বছর পরে এসছো, মাঝখানে আসোনি কেন? সার্টিফিকেটটাই ম্যাটার আছে না, অত কিছু নেই। কিছু হবে না, ठीक है। तो एम्प्लॉय ए का जो बेसिक है वो है फॉर एग्जांपल 8000 और डीए है 4000, क्योंकि इसका सैलरी है फॉर एग्जांपल 20000। और एम्प्लॉय बी का जो सैलरी है ना वो है 30,000 35,000। तो एम्प्लॉय का जो बेसिक है वो है 12,000 और डीए है 8,000, ठीक है। तो इसका जो अमाउंट हो गया पीएफ डिडक्ट करने के लिए वो ये हो गया, और इसका क्या हो गया? तो अगर इसके ऊपर आप बोलते हो इक्वल्स टू दिस सेल इनटू 12%, तो ये हो जाएगा, और इसके ऊपर हो जाएगा इक्वल्स टू दिस सेल इनटू 12%, ठीक है। तो कंपनी में जो 2 एम्प्लॉय है, 2 एम्प्लॉय में से 2 एम्प्लॉय का स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस तरह से है। अब कंपनी में जो एम्प्लॉय ए है वो बोला हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हमारा जो बेसिक प्लस डी है उसके ऊपर 12% कटेगा 111440, तो ठीक है। एम्प्लॉय बी बोला कि हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर हमारा 2400 कटेगा तो, बट यहाँ पे कंपनी ने ऑब्जेक्शन किया कि हम तो उसको ऑलरेडी 35,000 का सैलरी दे रहे हैं, फिर हम उसको एडिशनली 2400 नहीं देंगे। तो फिर पीएफ डिपार्टमेंट ने क्या किया कि एक रूल्स बना दिया कि मैक्सिमम कितना अमाउंट किसी के सैलरी में से डिडक्ट होगा। तो रूल्स क्या हुआ कि अगर आपका बेसिक या बेसिक प्लस डीए मिलकर के 15,000 या उससे कम होता है तो फिर वो परसेंटेज में जाएगा, और वो परसेंटेज होगा बेसिक प्लस डीए या बेसिक का 12%। बट अगर बेसिक प्लस डीए आपका 15,000 क्रॉस कर जाता है तो फिर और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, फ्लैट आपका जो है उसके जगह में 1800 आपके सैलरी में से डिडक्ट होगा। समझ में आ गई बात? तो ये हमारा रूल्स है, और ये सारा जो रूल्स है ना ये कौन से डिपार्टमेंट मेंटेन करता है? लेबर लॉ। अभी आप लोग देखना कि मार्च मंथ जब आए, मई मंथ जब आएगा तो मई मंथ का 1 तारीख को क्या आता है? मे डे, मतलब लेबर का दिन, ठीक है। तो लेबर लॉ में वो छुट्टी आता है। तो ये हम लोगों का रूल्स हो गया। Employees deduction for PF at the rate 12% of basic plus DA subject to maximum of 1800 will be deducted from employees and will be deposited into PF department and will be deposited into PF department। तो ये हमारा जो नियम है ये बनाया गया। अब क्या बोला गया? बोलिए। हाँ, अच्छा हम पूछ के बता देते हैं, हम क्लास करें पूछ के बता देते हैं, ठीक है बता दें। तो ये तो हो गया कि एम्प्लॉय में से इतना डिडक्ट होगा। अब मैंने क्या बताया कि जितना आपका एम्प्लॉय में से डिडक्ट होगा उतना ही एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करेगा, तो सेम चीज होगा हमारा। बट वहां पे जो डिफरेंस हो जाएगा वो ये होगा कि employers contribution for PF at the rate 12% of basic plus DA subject to maximum of 1800 will be deducted from, will be contributed by, will be employers and will be divided into two heads and will be divided into
2 हेड्स, तो आपका जो सैलरी डिडक्ट होगा वो सिर्फ और सिर्फ पीएफ के नाम से डिडक्ट होगा और पीएफ में ही जाएगा। बट जो इंप्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा वो 2 हेड में डिवाइड हो जाएगा। अब वो 2 हेड क्या होगा, तो वो 2 हेड हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि 2 हेड हमारा जो है वो क्या होगा। तो वो 2 हेड जो होगा वो होगा पीएफ, ईपीएस। वो जो 2 हेड पे होगा वो हो जाएगा पीएफ और ईपीएस। पीएफ या फिर उसको ईपीएफ भी बोल सकते हो आप, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, या फिर पीएफ बोल सकते हो, प्रोविडेंट फंड। और ईपीएस का फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम, एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम। तो अब होता क्या है कि गवर्नमेंट कंपनी में पेंशन दिया जाता है, प्राइवेट कंपनी में क्या दिया जाता है, पेंशन नहीं होता है। तो इसी के लिए गवर्नमेंट ने बोला, लेबर लॉ डिपार्टमेंट ने बोला कि हम लोग एक पेंशन का रूल प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉय के लिए भी करते हैं। तो क्या करते हैं, तो बोला कि एम्प्लॉय का जो 12% कटेगा वो तो पूरा पीएफ में चला जाएगा, वो जब कभी चाहता है उठा सकता है। बट एम्प्लॉयर का जो 12% होगा या 1800 होगा वो आपका 2 हेड में डिवाइड हो जाएगा, पीएफ और ईपीएस हेड में। तो पीएफ में और ईपीएस में दोनों को मिलाकर 12% डिवाइड करेगा। तो 12% में से क्या हो जाएगा, 3.67%, और एक हो जाएगा हमारा 8.33%, 8.33%। तो आपका एम्प्लॉयर से जो कंट्रीब्यूशन होगा वो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन को 2 हेड में डिवाइड कर दिया जाएगा, एक पीएफ और एक ईपीएस। 8.33 और 3.67 दोनों को मिलाकर के 12% ही होगा। जितना अमाउंट एम्प्लॉय से लिया जाएगा उतना अमाउंट एम्प्लॉयर भी देगा। बट रूल्स जो हमारा है वो रूल्स थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। वो ये हो जाएगा कि वहां पे 2 हेड में डिवाइड हो जाएगा, 3.67 और 8.33। ये 3.67 या 8.33 कब होगा, जब आपका बेसिक प्लस डीए को मिलाकर 15,000 या उससे कम होगा। बट यहाँ पे भी तो हो सकता है ना कि दोनों को मिलाकर के 15,000 से ज्यादा हो गया, तो फिर तो फ्लैट 1800। तो वो 1800 को भी इसमें आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो वो 1800 में जब उसको डिवाइड करोगे तो वो जब आएगा वो आएगा 551 और आएगा 1249। जो आपका परसेंटेज है 1800, 1800 का 3.67 आ जाएगा 551, और जो 8.33 है वो हो जाएगा 1249। दोनों को मिलाकर के वही 12%, दोनों को मिलाकर के वही 1800। तो ये जो हमारा डिडक्ट किया गया और 2 हेड में डिवाइड किया गया, इसका नियम क्या है। तो बोला कि नियम ये है कि आपका 12% बेसिक, आपके एम्प्लॉयर का 3.67% बेसिक, ये दोनों को आप जब कंपनी छोड़ते हो आप विड्रॉ कर सकते हो। बट आप कभी भी जब चाहे ये 8.33 को आप विड्रॉ नहीं कर सकते हो। तो 8.33 का क्या होगा, 8.33 का होगा ये कि अगर आप किसी कंपनी, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर आप किसी कंपनी, किसी ऑर्गेनाइजेशन में नॉन कंटिन्यूअस काम करते हुए 10 साल से ज्यादा काम कर लेते हो, एक कंपनी में कंटिन्यू काम करते हुए 10 साल से ज्यादा अगर काम कर लेते हो, देन यू आर एलिजिबल फॉर ईपीएस, एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम। तो ये पीएफ डिपार्टमेंट कुछ नहीं करेगा, ये एम्प्लॉयर भी कुछ नहीं करेगा। तो ये क्या है कि वो डिडक्ट होकर के गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। जो 8.33% डिडक्ट हुआ है वो गवर्नमेंट के पास चला जाएगा और गवर्नमेंट उसे आपको देगा नहीं। फिर क्या होगा, जब आपका एज 60 इयर्स क्रॉस कर जाता है तो फिर जो पैसा आपका डिडक्ट किया गया है उसमें कैलकुलेशन करके जितना अमाउंट ऑफ पेंशन आपका बनता है, हर महीने आपको एक पेंशन चालू कर दिया जाएगा। बट ये ऑप्शनल है। अगर आप चाहते हो
कि हम पेंशन स्कीम में जाएं, तभी आप जा सकते हो। ऐसा नहीं कि कंपलसरी आपको जाना ही पड़ेगा। 10 साल से ज्यादा भी आपने काम कर लिया और बोलो कि हम पेंशन में नहीं जाना चाहते हैं, तो अपना 12%, एम्प्लॉय का 12% पूरा विड्रॉ कर लो। समझ में आ गई बात? तो ये एम्प्लॉय का और एम्प्लॉयर का जो डिडक्शन और पेमेंट है वो होगा। नाउ कम्स टू नेक्स्ट पॉइंट कि एम्प्लॉय का डिडक्शन किया गया, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन किया गया। एक कंपनी में 2000-3000 एम्प्लॉय है, सारे एम्प्लॉय का एक एक अकाउंट ओपन किया जाता है पीएफ डिपार्टमेंट में, सारे का हिसाब रखता है, उसको पेमेंट करता है। तो इसमें पीएफ डिपार्टमेंट का क्या बेनिफिट है भाई? तो बोला जाता है पीएफ डिपार्टमेंट को इसके लिए एक चार्जेस पेड किया जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि वो चार्जेस कौन पेड करेगा? तो वो चार्जेस जो है वो एम्प्लॉयर पेड करेगा। एम्प्लॉय से नहीं डिडक्ट होगा, वो एम्प्लॉयर जो है वो पेड करेगा। तो वो चार्जेस क्या होगा और कितना परसेंट होगा? तो वो चार्जेस जो होगा वो होगा पीएफ एडमिन चार्जेस एट द रेट 0.5% ऑफ बेसिक प्लस डीए। वो जो चार्जेस होगा वो होगा बेसिक प्लस डीए को जो मिलाकर जो अमाउंट आएगा उसका 0.5% डिडक्ट किया जाएगा और प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट को सबमिट कर दिया जाएगा उसका एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस बोल करके। नाउ कम्स टू वन मोर ऑप्शंस। इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट है वो एक तरह का इंश्योरेंस भी आपके लिए करता है, जिसको बोला जाता है EDLI या फिर EDLIS, एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम। एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम। कितना परसेंट? अगेन एट द रेट 0.5% ऑफ बेसिक प्लस डी। तो 500 का मतलब बहुत हो जाता है, उतना नहीं होता है। 500 का मतलब बहुत चार्जेस हो जाता है। ठीक है, नहीं बाबा, দুটো ही एम्प्लॉयर पॉकेट থেকে যাবে। एम्प्लॉय से 12%, एम्प्लॉयर से 12% प्लस 0.5% प्लस 0.5% टोटल 13%। तो एम्प्लॉय से 12%, एम्प्लॉयर से 13%, तो जो जमा होता है उसमें बेनिफिट जो मिलता है 12 प्लस 12 24% का ही एम्प्लॉयर जो देता है वो एम्प्लॉय को मिलता है। ये हमारा पीएफ का रूल्स है। बोलो किसी को कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई डाउट? ऑनलाइन वाले भेजा में घुसा? यस सर। कितना घुसा? है सर। अच्छा, तो ये हमारा बेसिक पीएफ का रूल्स है। पूरा मिल जाएगा उसको। 12% एम्प्लॉय का डिडक्शन, 12% एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 10 साल अगर क्रॉस नहीं करता है तो पेंशन का कोई मैटर ही नहीं आएगा, पूरा आपको मिल जाएगा। वो मैटर कब आएगा? जब 10 साल से ज्यादा करोगे। ठीक है, जैसे हमारा भी 10 साल हो गया। ठीक है, तो दिसंबर नहीं, नवंबर का 9 को हमारा 10 इयर्स हुआ। तो 10 इयर्स होने के बाद कंटिन्यूअस एक ये हो गया। तो ये हो गया पीएफ का अकाउंट। जैसे पासबुक आपका बैंक का आता है वैसे ही पासबुक आपको ऑनलाइन मिलता है। आपको एक पोर्टल मिलता है, आप अपने एम्प्लॉय डिटेल्स के थ्रू, यूएएन नंबर के थ्रू रजिस्ट्रेशन कर लेते हो। जब चाहे लॉगिन करो, पासबुक जनरेट करो, डिटेल्स देखो। आज के डेट में सब कुछ आपके हाथ में है, जब चाहे जैसे चाहते हैं देख सकते हो आप। कोई चोरी का सिस्टम नहीं है। ठीक है, नाउ कम्स टू ESIC, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या फिर ESI।
ठीक है, ये क्या है भाई, ये क्या है? तो ये एक तरह का मेडिकल बेनिफिट है, एक तरह का सरकारी मेडिक्लेम है। किसको मिलता है? जो लोअर और मीडियोकर लेवल ऑफ एम्प्लॉय होता है, जो लोअर और मीडियोकर लेवल ऑफ एम्प्लॉय होता है, उसे ये बेनिफिट मिलता है। तो फिर किसे मिलता है? जिसका सैलरी अभी 3,000 या 5,000 देखना पड़ेगा। अगर 5,000 से कम सैलरी है उसको भी ईएसआई का बेनिफिट मिलता है, बट उसका ईएसआई वो नहीं पेड करता है, एम्प्लॉयर पेड करता है। तो अगर आपका सैलरी इन बिटवीन 5,000 टू 21,000 होता है या 0 टू 21,000 होता है, तभी आपको ईएसआई का बेनिफिट मिलेगा और ईएसआई डिडक्ट होगा। अगर आपका ग्रॉस सैलरी, यहाँ पे पॉइंट आउट, ग्रॉस सैलरी 21,000 से ज्यादा होता है, तो फिर ना ही आपके ईएसआई अमाउंट में से, सैलरी में से ईएसआई डिडक्ट होगा और ना ही आपको ईएसआई का कोई बेनिफिट मिलेगा। आपको बोला अच्छा खासा सैलरी है, जाओ जाकर के मेडिक्लेम कराओ प्राइवेट से। ठीक है, शिवशी আছে ना मेडिक्लेम? ठीक है, तो फिर Yes, sir. ठीक है, तो लोअर और मीडियोकर लेवल ऑफ एम्प्लॉय, अगर आपका सैलरी 5,000 या उससे कम है, 5,000 या 7,000, एग्जैक्ट अमाउंट हमको नहीं पता है, आप लोग देख लेना। तो अगर उससे कम होता है तो उसका बेनिफिट मिलेगा, बट उसका जो पोर्शन है वो भी एम्प्लॉयर पेड करेगा। और 21,000 से ज्यादा होता है तो फिर आपके सैलरी में से ना ही ईएसआई डिडक्ट होगा, ना ही ईएसआई का बेनिफिट आपको मिलेगा। ठीक है, तो क्या परसेंटेज डिडक्ट होगा? तो परसेंटेज जो डिडक्ट होगा, एम्प्लॉइज डिडक्शन फॉर ESI at the rate 1.75% of gross salary. Mind it. তোমার বাবা ঠিকই করেছে বাবা, মেডিক্লেম না করলে চলবে কি করে? বুদ্ধিমানে কাজ করেছেন উনি। ঠিক আছে, উনি দেখেছেন শরীরে হাজার একখানা রোগ, মেডিক্লেম না করলে কি করে চলবে? মোটেও না স্যার, আজকে আপনিও কাশছেন অনেকক্ষণ ধরে। হ্যাঁ, মোটেও আমি না। যে অবস্থাতে ক্লাস নিচ্ছি না, তোমরা থাকবে এখানে ঘুমিয়ে পড়বে। আমি যে অবস্থাতে ক্লাস নিচ্ছি। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1, एम्प्लॉइज डिडक्शन फॉर ESI एट द रेट 1.75% ऑफ ग्रॉस सैलरी, बट डोंट वरी, कोविड नहीं है। ठीक है, ये रमजान मंथ में हमारा एक टेंडेंसी है, होगा ही। एम्प्लॉइज एम्प्लॉयर्स contribution for ESI at the rate 3.75% of gross salary। ठीक है, तो एम्प्लॉय का जो डिडक्शन होगा वो कम होगा, एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो ज्यादा होगा, और दोनों को मिलाकर के टोटल आपका जो बनेगा वो 5% होगा। कितना हुआ? 4.5%। कितना? 5.5%। तो ये जो टोटल आपका डिडक्शन होगा, ये एम्प्लॉय और आपका मिला करके ईएसआई डिपार्टमेंट में जमा हो जाएगा। ईएसआई डिपार्टमेंट आपके अगेंस्ट में एक कार्ड इशू कर देगा, वोटर आईडी कार्ड की तरह, जिसमें आप और आपके फैमिली मेंबर सब इंक्लूड हो सकते हो। तो इसका बेनिफिट ये होगा कि आप कोई भी ईएसआई डिस्पेंसरी या ईएसआई हॉस्पिटल में जाकर ट्रीटमेंट करवाते हो तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। आज के डेट में ईएसआई में बहुत सारे लोग ट्रीटमेंट करवाते हैं। आज के डेट में पहले की तरह नहीं है, बहुत सारा फैसिलिटीज जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड किया है। तो ये जो गरीब लोग हैं, जो आप लोगों की तरह नहीं है थोड़ा सा ये, तो उन लोगों के लिए बेनिफिट जो है वो सरकार ने प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो एम्प्लॉय का डिडक्शन और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, यहाँ पे ही हमारा ईएसआई जो है वो एंड हो जाता है। ईएसआई में और कुछ जानने के लिए नहीं है। नाउ कम्स टू पी टैक्स और प्रोफेशनल टैक्स। पी टैक्स और प्रोफेशनल टैक्स, ये क्या है
ये एक तरह का टैक्स है जो आपको एज ए प्रोफेशनल देना पड़ेगा। हर एक जो सर्विस होल्डर है, जिसका छोटा मोटा स्मॉल शॉप है, ग्रोसरी शॉप है, ये सारा जो है, उन लोगों को एक प्रोफेशनल टैक्स देना पड़ता है, पी टैक्स, जो हर एक स्टेट में एक स्लैब रेट के हिसाब से डिडक्ट होता है। हर एक का अपना अपना एक स्लैब रेट है। तो वेस्ट बंगाल का जो स्लैब रेट है वो यहाँ पे मैं बताता हूं। अगर आपका जो ग्रॉस सैलरी के ऊपर ये डिडक्ट होगा, अगर आपका ग्रॉस सैलरी लेस देन इक्वल्स टू 10,000 होता है, तो अगर आपका ग्रॉस सैलरी लेस देन इक्वल्स टू 10,000 होता है तो आपका सैलरी में से कोई भी पी टैक्स डिडक्शन नहीं होगा। बट अगर आपका सैलरी का जो पोर्शन है वो 10,000 से ज्यादा हुआ, बट अप टू 15,000 है, तो 10,000 से लेकर 15,000 तक के बीच में होता है, तो फिर क्या होगा, 110 रुपीज आपके सैलरी में से डिडक्ट होगा। देन अगर आपका सैलरी 15,001 से लेकर के 25,000 के बीच में है, तो फिर आपका सैलरी में से जो डिडक्शन होगा वो होगा 130 रुपीज पर मंथ। अगर आपका सैलरी 25,001 से लेकर के 40,000 के बीच में है, तो फिर जो आपका डिडक्शन होगा वो होगा 150 पर मंथ। और अगर आपका सैलरी ग्रेटर देन 40,000 है, तो फिर जो डिडक्शन होगा वो होगा 200, विच मीन्स मैक्सिमम जो डिडक्शन होगा वो 200 होगा। मैक्सिमम जो डिडक्शन होगा वो 200 होगा। तो पीएफ, ईएसआई, पी टैक्स, अगर ये रूल्स हम नहीं जानेंगे तो हम अकाउंटेंट कैसे बनेंगे। और एक चीज याद रखो कि पेरोल एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें हर समय जॉब का रिक्वायरमेंट होता है। आप अगर अच्छे से पेरोल जानते हो तो सिर्फ पेरोल के बेसिस में आप किसी कंपनी में काम कर सकते हो। तो ये हमारा एक एचआर का पोर्शन होता है, एक अकाउंटेंट का पोर्शन होता है, जिसमें हर समय रिक्वायरमेंट होता रहता है। तो पीएफ, ईएसआई, पी टैक्स जो हमारा है वो हम लोग ने यहाँ पे पढ़ा। बोलो, किसी को कंफ्यूजन, कोई डाउट है। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन फॉर पीएफ को एक्सप्लेन करो तो हमको। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन फॉर पीएफ, बोलो शुभम, देखो, देख के बोलो क्या बोलना चाह रहा है। ऑनलाइन में कोई एक्सप्लेन करोगे? बोलो, कौन बोलोगे? नहीं एक्सप्लेन करोगे तो जॉब कौन देगा बाबू? पीडीपी मैम को बुलाएं? बुलाए पीडीपी मैम को? तो फिर इंटरव्यू हो रहा है ना, इंग्लिश में बोलो। If employees salary, if employees basic plus pay equals to more than 15,000, then EPF will be charged at the rate of 12%. मोर देन 18,000 में कैसे होगा? हाँ, फिर से बोलो। if employees salary is more than 15,000, then EPF will be charged at flat 1,800. और And less than salary 15,000, then यही मैंने एक्सप्लेन किया इतना देरी से। ऐसे ही करोगे एक्सप्लेनेशन। कंपनी में जाकर के कौन देगा जॉब? किसको लगेगा? आपको नॉलेज है? आपको लग रहा है कि ऐसा बोलोगे तो नॉलेज लगेगा आपका? क्या है, सिंपल चीज तो है। इफ द टोटल अमाउंट ऑफ बेसिक प्लस डीए इज नॉट एक्सीडिंग 15,000, then it would be 12% of basic plus DA. But if the basic plus DA amount exceed 15,000, then it would be flat 1,800. And whatever the amount will be deducted, it will be divided into two heads. One is EPF, which will comes as 3.67%, and the other part is EPS, Employees Pension Scheme, which contribute 8.33%. If any employees want to go through pension scheme, then they can go through, but it is not mandatory for the employee. क्या है, क्या होगा सीख करके?
क्या होगा सीख करके, बोल ही नहीं पाओगे तो सीखना इंपॉर्टेंट नहीं है बाबू, सीख करके बोलना होगा। नहीं बोलोगे तो किसी को नहीं पता चलेगा आपके पेट में कितना नॉलेज है। कोई आपका फेस को देख करके थोड़ी बता सकता है, हमको देख करके कोई थोड़ी बता सकता है हमके ग्रेजुएट है या 10 पास है, कोई नहीं बता सकता है। ये हमारा नॉलेज हमारे वर्ड के थ्रू डिस्क्राइब करेगा, ठीक है। चलो कुछ फॉर्म्स आता है, लिख लो आप लोग नोटबुक में, हम लिखाएंगे नहीं। पीएफ अकाउंट नंबर, पीएफ जो पैसा है वो जाता है अकाउंट नंबर 1 में। पीएफ का जो पैसा होता है वो जाता है अकाउंट नंबर 1 में। पीएफ डैश देकर लिखो अकाउंट नंबर 1, देन पीएफ एडमिन चार्जेस अकाउंट नंबर 2, अकाउंट नंबर 2, देन ईपीएस अकाउंट नंबर तो ईपीएस अकाउंट नंबर 10, देन ईडीएलआई अकाउंट नंबर 21। ये याद रखो क्योंकि जब कल को हम लोग एंट्री करेंगे टैली पे तो ये यूज में आएगा, वहां पे हम लोग को डालना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम किस में दे रहे हो आप लोग, प्राइम में या फिर नॉर्मल टैली में? तो प्राइम में सिखाएंगे हम लोग, ठीक है। एक में ही कराएंगे पेरोल, हाँ 27 में, ठीक है। सबको समझ में आ गई बात? तो आज का क्लास हम लोग यहाँ पे ही थियोरेटिकल पार्ट एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट अगर आप लोग आ पाते हो तो ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में भी आप लोग ऑनलाइन क्लासेस कर लो, कोई इशू नहीं है, बट उसके 2 क्लास के बाद आप लोगों को आना पड़ेगा। पेरोल जो है थोड़ा सा टेक्निकल चीज है, तो आ जाओगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। सर बोलो सर। স্যার বলছি যে আপনি যদি ইআরপি তে না দিয়ে প্রাইমে দিই তাহলে কিছু কিছু পোর্শন ইআরপি আছে ওগুলো আপনি তাহলে প্রাইমে দেখিয়ে দিন না কোন কিতে কিভাবে আসে। ঠিক আছে, কোনো প্রবলেম নেই, আমি তো দুটোই করিয়ে দিয়েছি। একটা পেমেন্ট করিয়ে দিয়েছো, একটা পেমেন্ট করতে হবে। একটা পেমেন্ট কি করে দিয়েছি? তোমরা তো ট্যালি ইআরপি 9 এ পেমেন্ট করেছো না আইসিএ কে, প্রাইমে পেমেন্ট আমাকে করে দেবে, সেই সেই ঠিক আছে। চলো যখন পরীক্ষা হবে তখন দেখা যাবে, এখন তোমরা পেরোল কে কনসেন্ট্রেট করো, এত ইজি নেই, ঠিক আছে। আচ্ছা ওকে স্যার, চলো বাই। এপ্রিল এক্সাম হচ্ছে 27 তে, একদিনই হচ্ছে, দুদিন হচ্ছে না।